वह दिसंबर की एक ऐसी रात थी जब ओस की बूंदें भी बर्फ की सुइयों की तरह चुभ रही थी। गांव के किनारे बने उस कच्चे मकान की दीवारों में कई दरारें थीं, जिनसे बर्फीली हवाएं ऐसे अंदर आ रही थी जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान जबरदस्ती घर में घुस रहा हो। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि हवा की सिसकारी भी साफ सुनाई दे रही थी। आसमान में तारे थे, लेकिन उनकी रोशनी में कोई गर्मी नहीं। उस रात दिल में ऐसा खौफ बस गया था कि बाहर निकलना तो दूर, किसी से बात करने की भी हिम्मत नहीं बची थी। उसी गांव में सुधा नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उस रात का खौफ ऐसा था कि सुधा का दिल बार बार धड़क उठता था। बाहर अंधेरा था, सन्नाटा था और ठंड हड्डियों तक उतर आई थी। हर आहट पर उसे लगता जैसे कोई मुसीबत दरवाजे पर खड़ी हो। खौफ ने उसकी आंखों से नींद छीन ली थी। उस रात सुधा ने पहली बार महसूस किया, उसे अपनी ठंड की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपने बच्चों की ही चिंता थी। वह खुद ठंड से कांप रहा था, पर उसका दिल बच्चों की गर्मी के लिए धड़क रहा था। दरवाजे के पास कदमों की धीमी सी आवाज आई। सुधा ने सिर उठाया। सुनो माँ, बाहर बहुत ही ठंड है। पता नहीं आज की रात क्या होगा। पता नहीं आज की रात ऐसी क्यों है। सुनो जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी भयानक ठंड में ये छोटे छोटे बच्चे कैसे जिएंगे? देखो ना, इनके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। सीने से लगा लूं तो भी ठंड नहीं कम सुधा, नहीं हो रही। तुम चिंता मत करो, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। ये ठंड चाहे जितनी भी, लेकिन एक बाप का हौसला उससे ज्यादा मजबूत होता है। जब तक मैं जिंदा हूँ सुधा, इन मासूमों पर आंच भी नहीं आने दूंगा। ये अनिल के पिताजी, जिनके कंधे कभी पूरे घर का बोझ उठाते, लेकिन अब बुढ़ापे ने उनके हाथ बांध दिए। इस झुकी कमर ने कभी मेहनत से हार नहीं मानी थी, लेकिन वक्त ने इसे थका दिया। आज ठंड कुछ ज्यादा ही चुभ रही है। लगता है दीवारों के अंदर तक उतर आई है। चूल्हा तो साफ हो गया, कल रात जैसे कांप रहे थे। मैं तो सह लूंगी ये ठंड, पर उनकी छोटी छोटी सांसें मुझे हर पल डरा रही हैं। माँ, आज तो मेरा जन्मदिन है ना? आज तो रोटियां बना दो ना माँ। मुझे पता है घर में आटा कम है, पर आज बना दो ना माँ। सब बच्चों की माँ उनके जन्मदिन पर कुछ ना कुछ बनाती है। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ आज कितनी रोटियां बन पाती है। आटा कम है, लेकिन माँ का दिल नहीं। आज तेरा जन्मदिन है, इसीलिए कोशिश करूंगी कि चूल्हा आज थोड़ी देर ज्यादा जले। तू उदास मत हो, थोड़ी सी है पर दिल से बनाई है। बच्चों, आपस में झगड़ा मत करना, सबको बराबर मिली है। बाबूजी, आप पहले खा लीजिए, आप बहुत कमजोर हो गए हैं। मुझे पता है पेट पूरा नहीं भरेगा, पर आज सब साथ बैठे हैं, यही बहुत है। सुधा ने सबको खाना परोसा। चावल खत्म हो चुके थे, सब्जी का नाम भी नहीं था। उसके हिस्से में सिर्फ सूखी रोटी बची थी। उसने अपने हिस्से की कमी किसी को महसूस नहीं होने दी। सब लोग आग के चारों ओर हाथ फैलाकर अपने जमे हुए बदन को सेकने लगे। लेकिन ठंड ऐसी थी, मानो हर कोने से हमला कर रही हो। हवा सीटी मारती हुई आती और आग की गर्मी को चीरकर हड्डियों तक उतर जाती। बच्चे कांपते हुए, फटी हुई चादर से ठंड सीधे बदन तक उतर रही थी।
हवा हर सुराख से अंदर घुसकर जैसे उन्हें चिढ़ा रही हो। बच्चे ठंड से सिकुड़कर एक दूसरे से चिपक गए। क्या हुआ राजू? इतनी ठंड में ऐसे सिमट क्यों गया है? पैर बाहर रह गए हैं क्या? आजा, माँ के पास आजा। तेरे हाथ कितने ठंडे हो गए हैं। हाँ माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। इस चादर से मेरे पैर बाहर आ रहे हैं। हवा सीधे पैरों में लग रही है। मैं सिमट कर सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ठंड मान ही नहीं रही। मेरे पैर बिल्कुल सुन्न हो गए हैं। चादर छोटी है, पर तू सिमट कर सो जा। डर मत बेटा, मैं यही बैठी हूँ। आँख बंद करके तू सो जा। थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तू सो जा। और ये मेरी चादर तू ले। राजू को चादर ओढ़ाकर सुधा फर्श पर लेट गई। ठंड उसके बदन में उतर रही थी, लेकिन कुछ ही देर में वह भी थकान और ममता के बीच चुपचाप सो चुकी थी। अनिल ने उठकर देखा तो सुधा फर्श पर सो रही थी। यह दृश्य देखते ही अनिल की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे खुद भूखा रहना पड़े। इस ठंड ने अनिल की आंखें खोल दी थी। उसने समझ लिया था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, अब उसे पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। इस ठंड ने सबके घरों में दस्तक दी थी। अमीर के घर में भी ठंड थी और गरीब की झोपड़ी में भी। फर्क बस इतना था कि एक के पास बचने के साधन थे और दूसरे के पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा। ठंड की वजह से मासूम बच्चियां सिमटकर एक दूसरे के पास सो गई। ठिठुरन से उनके बदन जुड़े हुए थे और थकान के आगे आखिरकार नींद जीत गई। बड़ी बेटी माँ की मदद में लगी थी। चूल्हे के पास सुधा थी और पास में उसका बेटा राजू। ठंड इतनी तेज थी कि सुधा खुद कांप रही थी। बच्चों को देखते हुए उसका दिल भर आया, आंखों से आंसू बह निकले। उस ठंड ने सुधा को रुला दिया, लेकिन उसने अपने दर्द को दबाया। इस ठंड ने घर का माहौल ही बदल दिया था। बच्चों की छोटी छोटी आवाजें भी ठंड में घुलकर धीरे धीरे शांत हो गई थी। हर कोई अपने हिस्से की गर्मी तलाश रहा था और घर की दीवारें, फटी चादरें, ठंडी हवा। सुधा, मैं दूसरे गांव जा रहा हूँ। यहाँ जो पैसे मिल रहे हैं वो बहुत कम हैं। इस ठंड में बच्चों को नुकसान होने से पहले मुझे पहले कुछ करना होगा। तुम यहाँ रहो, बच्चों का ख्याल रखना। मैं जल्दी लौटूंगा। नहीं जी, आप कहीं मत जाओ। मैं आपको इतनी ठंड में कहीं नहीं जाने दूंगी। आप देख नहीं रहे क्या, बाहर हवा कैसे काट रही है। रास्ते सूने हैं, शरीर सुन्न हो जाता है। मुझे डर लगता है कि कहीं आपको कुछ हो गया तो हम बच्चों को लेकर क्या करेंगे। पैसे की कमी अपनी जगह है, पर आपकी जान उससे कहीं सुधा ज्यादा के मन कीमती में है। डर बैठ गया। वह सोच रही थी कि अगर अनिल इस ठंड में निकल पड़ा तो रास्ते कैसे काटेगा, कहाँ रुकेगा और इस बेरहम ठंड से कैसे लड़ेगा। बाहर की हवा और तेज हो गई थी। सुधा की आंखों में आंसू भर आए। उस ठंड में उसे सिर्फ मौसम की बेरहमी नहीं दिख रही थी, उसे अपने पूरे परिवार का डर। ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी, फिर भी वह खुद को समेटती हुई पड़ोस के घर की ओर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसके पैरों में जैसे जान नहीं बची थी, मगर मन में बच्चों के भूखे चेहरे साफ दिखाई दे रहे। सुशीला बहन, ओ सुशीला बहन, मैं सुधा हूँ। अगर आपके पास थोड़े से चावल हो तो मुझे दे सकती हो क्या? सुधा इतनी कड़कती ठंड में बच्चों के लिए बाहर खड़ी रही। हवा सुइयों की तरह उसके शरीर को चुभ रही थी। पैर जमीन पर टिके थे, लेकिन ठंड से सुन्न हो चुके थे। हाँ सुधा, चावल है, मैं तुम्हें दे दूंगी। चिंता मत करो। लेकिन इतनी ठंड में तुम बाहर कैसे आ गई? अंदर तो आओ बहन, बहुत ठंड है आज। पहले एक कप चाय पी लो, तब जाना। पर अपना भी तो ध्यान रखना चाहिए। चलो अंदर आओ, पहले खुद को थोड़ा गर्म कर लो। नहीं सुशीला बहन, अभी कुछ नहीं चाहिए।
आपने इस मुश्किल वक्त में जो साथ दिया वही मेरे लिए सब कुछ है। जिंदगी भर भी चाहो तो तुम्हारा ये एहसान भुला नहीं पाऊंगी। जिसके पास चादर थी वह भी ठिठुर रहा था। गरीबों के लिए यह ठंड सजा बन गई थी। नन्हे हाथ सुन्न पड़ चुके थे। बुजुर्गों की सांसें भारी हो रही थी। ठंड उस रात सिर्फ मौसम नहीं थी, वह डर बनकर हर घर में घुस आई थी। हवा इतनी तेज थी कि दीवारें भी कांपती लग रही थी, पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी। बहू, अनिल की कोई खबर मिली क्या तुम्हें? उसे गए 15 दिन हो गए हैं, अब तक उसके आने का कोई नाम निशान नहीं, न कोई चिट्ठी न कोई संदेश। मन घबराने लगा है बहू। इस ठंड में वह कैसे होगा, कहाँ होगा, बस यही सोच सोच कर। नहीं पिताजी, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं आई। मुझे भी कुछ पता नहीं चला पिताजी। हर रात यही सोचकर नींद नहीं आती कि वो कब लौटेंगे। उनके बिना घर सूना सूना सा लगता है पिताजी। पूरे 15 दिन बाद अनिल घर लौटा था। उसके कदम थकान से भारी थे और हाथ ठंड से सुन्न पड़े थे। कड़कती ठंड ने उसके शरीर को तोड़ दिया था। घर के अंदर सुधा रसोई साफ कर रही थी। सुधा, मैंने हमारे परिवार के लिए एक बड़ा कंबल लाया हूँ। बहुत मुश्किल से मिला है ये, पर अब बच्चों को ठंड नहीं लगेगी। 15 दिन बहुत भारी थे सुधा, रातें काटना मुश्किल हो गया था। ये कंबल सिर्फ कपड़ा नहीं है सुधा, इसमें मेरी सारी मेहनत लगी है। आज की रात आराम से कट जाएगी। आपको देखकर दिल को सुकून सा मिल गया। इस भरी इतनी ठंड में आपने इतनी मेहनत की सिर्फ हमारे लिए, एक कंबल लाने के लिए। आपकी थकान आपके चेहरे पर साफ दिखती है जी, पर आपकी आंखों में सिर्फ हमारी फिक्र थी। रात मानो ठंड हार गई थी। घर के बाहर वही कड़कती सर्दी थी, वही सन्नाटा और वही जमाने वाली हवा। लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैल गई थी। अनिल की मेहनत से लाया गया कंबल सिर्फ शरीर पर नहीं, पूरे परिवार के दिल पर ओढ़ा गया था। दादी माँ ने चैन की सांस ली। दादाजी की आंखों में पहली बार डर की जगह सुकून दिखाई दिया।